जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और आइए 28 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है 2020 FWA यानी कि फुटबॉल राइटर्स एसोसिएशन फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है। तो यहाँ पर ये पुरस्कार जीता है यूनाइटेड किंगडम के एक फुटबॉलर हैं जिनका नाम है जॉर्डन हेंडरसन। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। यहां पर बात करते हैं फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार की। तो फुटबॉल राइटर्स एसोसिएशन के द्वारा जिन खिलाड़ियों का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन होता है उन खिलाड़ियों को नामित किया जाता है सबसे पहले, और उसके बाद में उनके लिए वोटिंग होती है और जिस खिलाड़ी को सर्वाधिक वोट मिलते हैं वह खिलाड़ी होता है विजेता। जॉर्डन हेंडरसन के बारे में आपको यह ध्यान रखना है कि लिवरपूल फुटबॉल क्लब के लिए एक खेलते हैं और इन्हीं की कैप्टनसी में प्रीमियर लीग का खिताब लिवरपूल ने जीता था। इसके अलावा मैनचेस्टर यूनाइटेड के एक खिलाड़ी हैं मार्कस रैशफोर्ड, मैनचेस्टर सिटी के हैं केविन डी ब्रूने, लिवरपूल के ही दो अन्य खिलाड़ी हैं सदियो माने और वर्जिल वैन डिक। ये भी शीर्ष 5 खिलाड़ियों में शामिल रहे हैं, लेकिन फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है जॉर्डन हेंडरसन ने। अगला प्रश्न है 27 जुलाई को प्रत्येक वर्ष किस अर्धसैनिक बल द्वारा अपना स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो ये स्थापना दिवस मनाती है CRPF यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आपको ये ध्यान रखना है कि CRPF ने अपना 82वां स्थापना दिवस मनाया है और इस अवसर पर PM के द्वारा इनको शुभकामनाएं भी दी गई। CRPF की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई थी। मुख्यालय इसका आपको मिल जाएगा दिल्ली में। महानिदेशक है इसके AP माहेश्वरी और इसका ध्येय वाक्य है सेवा और निष्ठा। और CRPF का काम क्या होता है, तो इनका मुख्य रूप से काम होता है कि जो हमारे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ पर शांति और कानून व्यवस्था को बनाए रखने में पुलिस की सहायता करें, या अगर कभी स्थिति बिगड़ती है तो उस अवसर पर भी CRPF को तैनात किया जाता है। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और सभी वीडियो के PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम के ऊपर KB गुरुजी सर्च करें, वहां पर आपको सारी PDF मिल जाया करेगी। इसके अलावा ऐप को भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है जकार्ता में आयोजित 2018 एशियाई खेलों में भारत ने 4x400 मिश्रित रिले में कौन सा पदक जीता था। अब ये प्रश्न आपसे क्यों पूछा जा रहा है, इसके पीछे का कारण अभी मैं आपको बताता हूं, लेकिन फिलहाल आप ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो हमारे देश की 4 खिलाड़ी थे इन्होंने जीता था रजत पदक। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। दरअसल 2018 में जब ये 4x400 मिश्रित रिले हुआ था उस दौरान पहले स्थान पर रही थी बहरीन की टीम, यानी कि इन्होंने जीता था स्वर्ण पदक। तो इन्हीं 4 खिलाड़ियों में से, यानी कि जो बहरीन के 4 खिलाड़ी थे उन्हीं में से एक खिलाड़ी थी केमी एडेकोया। तो इनके ऊपर डोप टेस्ट हुआ, यानी कि इनका चेकअप हुआ और उस चेकअप में इन्होंने प्रतिबंधित दवाओं का सेवन किया था और इसी कारण एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट के द्वारा इन्हें 4 वर्षों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। तो जाहिर सी बात है अगर ये प्रतिबंधित हो गई हैं तो इनकी टीम यहाँ से बाहर हो गई और इस प्रकार से जिस भारतीय टीम को यहाँ पर रजत पदक मिला था, यानी कि दूसरे स्थान पर रही थी, अब उसको स्वर्ण पदक दिया जाएगा। और इनके प्रतिबंधित होने के कारण भारतीय धाविका जिनका नाम है अनु राघवन, तो ये चौथे स्थान पर रही थी महिलाओं की श्रेणी में जो दौड़ हुई थी, और अब ये चौथे स्थान से आ गई हैं कांस्य पदक पर, यानी कि तीसरे स्थान पे आ गई, तो इन्हें यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल दिया जाएगा। तो फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि रजत पदक इन्हें मिला था और अब इसे स्वर्ण पदक में कन्वर्ट कर दिया गया है। 4 खिलाड़ी कौन कौन थे, तो मोहम्मद अनस थे, हिमा दास, MR पुअम्मा, अरोकिया राजू। अगला प्रश्न है रजिस्ट्रार जनरल सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 18 के बीच मातृ मृत्यु दर यानी कि मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेशियो कितनी रही। तो ये रही है 113। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो यहाँ पर रजिस्ट्रार जनरल सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के द्वारा स्पेशल बुलेटिन ऑन मैटरनल मोर्टेलिटी
इन इंडिया 2016 से 18 नामक एक रिपोर्ट जारी की गई और इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि 2014 से लेकर के 16 के बीच में हमारे यहाँ पर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो थी वह 130 थी। 2015 से 17 के बीच में घट करके 122 हुई और फाइनली 2016 से 18 में ये घट करके हो गई है 113। और जो यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं उसके अनुसार प्रति 1 लाख बच्चों के जन्म पर जो माताओं की मृत्यु होती है उसे 70 से नीचे लाना है। यहाँ पर आपको राज्यों की श्रेणी में भी ध्यान रखना है। तो केरल में मातृ मृत्यु दर सबसे कम है 43 है और पंजाब में ये अधिकतम है 129, यानी कि सबसे ज़्यादा है पंजाब में और सबसे कम है केरल में। वहीं पर आपको ध्यान रखना है कि रजिस्ट्रार और सेंसस के जो हमारे प्रमुख हैं यानी कि महानिदेशक हैं उनका नाम है विवेक जोशी। कुछ समय पहले जो हमारे शिशु होते हैं उनकी मृत्यु दर भी आई थी और उसमें 2018 की रिपोर्ट के अनुसार ये रही है 32। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। किस IIM संस्थान आधारित स्टार्टअप ने सामाजिक दूरी के लिए बेली बैंड गैजेट का निर्माण किया? तो ये आप देख सकते हैं बेली बैंड गैजेट है जिसका निर्माण IIM कोझिकोड के एक स्टार्टअप ने किया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो भारतीय प्रबंधन संस्थान कोझिकोड इसी पर आधारित एक स्टार्टअप है जिसका नाम है इंक्यूबेटेड। तो इसी के द्वारा सामाजिक दूरी के मानदंडों को लागू करने के लिए यह एक कलाई बैंड निर्मित किया गया है। और इसकी खास बात क्या है कि जब दो लोग इस कलाई बैंड को पहने होंगे और उनके बीच की डिस्टेंस 3 फीट से कम होगी तो यहाँ पर एक अलार्म बजेगा और लोगों को ये सूचना दे दी जाएगी कि आप 3 फीट से कम दूरी के बीच में आ चुके हैं और आप अपनी दूरी को अब पुनः बढ़ा लें। तो ये बनाया है IIM कोझिकोड के स्टार्टअप इंक्यूबेटेड ने। वर्ष 2020 के लिए किसे लेजेंड ऑफ एनिमेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है भारत के मशहूर एनिमेटर अर्नब चौधरी को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अर्नब चौधरी के बारे में आपको ध्यान रखना है कि 2019 में ही इनकी डेथ हो गई थी और ये जो पुरस्कार है वह टून्स मीडिया ग्रुप के द्वारा इन्हें दिया गया है। तो भारत में एनिमेशन के क्षेत्र में और एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में योगदान के लिए इन्हें ये पुरस्कार टून्स मीडिया ग्रुप के द्वारा दिया गया। अर्नब चौधरी के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि इनके द्वारा एक फिल्म बनाई गई थी जिसका नाम है अर्जुन द वॉरियर प्रिंस और अभी तक भारतीय इतिहास में ये एकमात्र फिल्म है जो कि ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी एनिमेशन फिल्म की कैटेगरी में। तो फिल्म का नाम था अर्जुन द वॉरियर प्रिंस और यहाँ पर लेजेंड ऑफ द एनिमेशन अवार्ड दिया गया है अर्नब चौधरी को। रिलायंस इंडस्ट्रीज किस कंपनी को पीछे करके दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान ऊर्जा कंपनी बनी है? तो इन्होंने पीछे किया है एक्सॉन कॉरपोरेशन को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो वर्तमान में अगर हम लोग ऊर्जा के क्षेत्र में सबसे बड़ी कंपनी की बात करते हैं तो वह है सऊदी अरब की तेल और गैस निर्माता कंपनी सऊदी अरामको। तो सऊदी अरामको के बाद में रिलायंस इंडस्ट्रीज दुनिया की ऊर्जा के क्षेत्र में दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है और इन्होंने पीछे किसे छोड़ा है? एक्सॉन कॉरपोरेशन को। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि रिलायंस का जो बाजार पूंजीकरण है वह 14 लाख करोड़ के ऊपर पहुंच चुका है और वैश्विक स्तर पर अगर हम लोग सबसे बड़ी कंपनियों की बात करते हैं तो उस के हिसाब से रिलायंस का नंबर है 46 यानी कि ये है 46वें स्थान पर। किस राज्य में सड़कों को बेहतर बनाने के लिए मैकडामाइजेशन प्रोग्राम की शुरुआत की गई? तो ये जो मैकडामाइजेशन प्रोग्राम है इसकी शुरुआत की गई है जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो जम्मू कश्मीर के इस समय उपराज्यपाल हैं यानी कि पहले उपराज्यपाल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी। इन्हीं के द्वारा सड़कों में सुधार के लिए इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई है और इसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य में 11,000 किलोमीटर लंबी सड़कों का 100% मैकडामाइजेशन प्रोग्राम किया जाएगा और इसके लिए जो वहाँ का लोक निर्माण विभाग है उसको 200 करोड़ रुपए का प्रारंभिक बजट दिया गया है। मैकडामाइजेशन प्रोग्राम का सिंपली मतलब ये है कि किसी रोड का निर्माण कब हुआ था और
किस प्रकार से उस रोड में कमियां हैं, तो लोगों को कनेक्टिविटी और बेहतर बनाने के लिए इन सड़कों की जो हालत खराब हो गई है उसको और बेहतर बनाया जाएगा, यानी कि उन सड़कों को अपग्रेड किया जाएगा। जुलाई 2020 में किस स्पेस एजेंसी ने एस्ट्रोस मिशन की घोषणा की? तो ये जो एस्ट्रोस मिशन है इसकी घोषणा की है नासा ने। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो सबसे पहले आपको एस्ट्रोस के बारे में पता होना चाहिए। एस्ट्रोस का पूरा नाम है एस्ट्रोफिजिक्स स्ट्रेटोस्फेरिक टेलीस्कोप फॉर हाई स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन ऑब्जर्वेशन एट सब मिलीमीटर वेवलेंथ। और इसी से आप समझ सकते हैं कि ये प्रोग्राम किसके लिए है। दरअसल बहुत सारे देशों की जो स्पेस एजेंसियां हैं उनके द्वारा जो हमारी तरंगे आती हैं पूरे अंतरिक्ष से, यानी कि जिनके माध्यम से ये पता चलता है कि अंतरिक्ष में क्या हो रहा है या किस प्रकार से तारों का निर्माण होता है, उनको ऑब्जर्व अभी तक किया जाता रहा है। तो अब यहाँ पर नासा के द्वारा दिसंबर 2023 में अंटार्कटिका से एस्ट्रोस मिशन को लॉन्च किया जाएगा और यहाँ पर एक बड़ा सा गुब्बारा होगा और इस बड़े से गुब्बारे में 2.5 मीटर के टेलीस्कोप को स्ट्रेटोस्फेयर में स्थापित किया जाएगा, यानी कि जो हमारा परत मंडल है, सबसे पहले नीचे आपका होता है क्षोभ मंडल, उसके बाद में होता है स्ट्रेटोस्फेयर, तो वहाँ पर इसको स्थापित किया जाएगा। और इसको स्ट्रेटोस्फेयर में स्थापित किए जाने के पीछे का ये रीजन है क्योंकि हमारे अंतरिक्ष से जो बहुत सारी वेवलेंथ आती हैं वह यहीं पर पूरी तरीके से समाप्त हो जाती हैं, तो इसीलिए यहाँ पर नासा इसे स्थापित करेगा। नासा की बात करते हैं तो 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में और इसके वर्तमान में प्रमुख हैं जिम ब्रिडेनस्टीन। नासा के कई मिशन में आपको पहले भी बता चुका हूं, जैसे कि सनराइज मिशन हो गया और इसी माह 30 जुलाई को नासा के द्वारा मार्स 2020 मिशन को भी लॉन्च किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तपेदिक के निदान के लिए यानी कि ट्यूबरक्लोसिस के निदान के लिए भारत किस देश को 1 मिलियन की चिकित्सीय सहायता देगा? तो ये सहायता भारत देगा उत्तर कोरिया को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बात करते हैं यहाँ पर भारत के द्वारा दी जाने वाली इस $1 मिलियन की चिकित्सीय सहायता की। तो WHO ने भारत से ये रिक्वेस्ट की थी कि जो उत्तर कोरिया देश है वहाँ पर लोगों के इलाज के लिए आप ट्यूबरक्लोसिस मुख्य रूप से उसके इलाज के लिए आप कुछ सहयोग करें। तो भारत यहाँ पर $1 मिलियन की कीमत की एंटी ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम के अंतर्गत चिकित्सीय सहायता दी है और इसके अंतर्गत भारत के द्वारा मुख्य रूप से मेडिसिन को भेजा गया है। उत्तर कोरिया की राजधानी आपको प्योंगयांग में मिलेगी। मुद्रा यहाँ की है उत्तर कोरिया वान और राजा यानी कि यहाँ के तानाशाह कौन है? किम जोंग उन। भारत ने किस देश के साथ $400 मिलियन के मुद्रा विनिमय की घोषणा की? इसे हम लोग करेंसी स्वैप के नाम से जानते हैं और ये घोषणा की है श्रीलंका के साथ में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। दरअसल आरबीआई के द्वारा जो भी सार्क के सदस्य देश हैं उन सभी देशों के साथ में 2012 में सार्क करेंसी स्वैप फैसिलिटी के लिए समझौता किया गया था और इस समझौते के अनुसार भारत का जो बैंक है केंद्रीय बैंक आरबीआई वह $2 बिलियन की मुद्रा का विनिमय कर सकता है, यानी कि कुल मिलाकर के इन सभी देशों के साथ में मैक्सिमम $2 बिलियन के करेंसी स्वैप को कर सकता है। तो अभी कोविड-19 के कारण श्रीलंका में वित्तीय अस्थिरता थी, तो जाहिर सी बात है श्रीलंका ने अपने पैसे कुछ भारत को दिए हैं और भारत ने उसके बदले $400 मिलियन श्रीलंका को दिया है। इसके लिए कुछ टर्म एंड कंडीशंस होती हैं, बाद में श्रीलंका के द्वारा इन पैसों को वापस किया जाएगा भारत को और भारत उनके बदले उनकी करेंसी उनको वापस करेगा। तो ध्यान रखिएगा ये 400 मिलियन का मुद्रा विनिमय है और ये आरबीआई ने किया है श्रीलंका के साथ में। आखिरी प्रश्न है, निकारागुआ अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के समझौते को हस्ताक्षरित करने वाला किस नंबर का देश बना? तो ये 87वें नंबर का देश बन गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आपको सबसे पहले याद रखना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में, जिसकी स्थापना पीएम नरेंद्र मोदी और उस समय फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रांकोइस होलैंडे के द्वारा 30 नवंबर 2015 को की गई थी। UNCCC की कॉन्फ्रेंस थी पेरिस में, जो कि राजधानी है फ्रांस की, तो वहां पर इसकी स्थापना की गई थी
और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में आपको यह ध्यान रखना है कि यह एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय आपको मिलेगा भारत में। तो मुख्यालय इसका है गुरुग्राम में। अब यहाँ पर परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको दो चीजें याद रखनी है। जो ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसकी मेंबर कंट्रीज कितने हैं, यानी कि सदस्य देश कितने हैं, तो इसके वर्तमान में कुल सदस्य देश हैं 67, जिनमें से सऊदी अरब रहा था 67वां सदस्य देश। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के लिए समझौता हुआ है उसे कितने देशों ने हस्ताक्षरित किया है, तो इसे किया है 87 कंट्री ने। बात करते हैं निकारागुआ की, तो इसकी राजधानी आपको मैनागुआ में मिलेगी और इसके राष्ट्रपति हैं जोस डेनियल। और ये आप लोकेशन देख सकते हैं, सेंट्रल अमेरिका का पार्ट है निकारागुआ, जो कि होंडुरस और कोस्टा रिका के साथ में अपनी सीमाओं को साझा करता है। तो ये हमने आज के करंट अफेयर को डिस्कस कर लिया। चलिए अब कल के प्रश्नों के उत्तर जान लेते हैं। पहला प्रश्न मैंने पूछा था, किस राज्य की सरकार के द्वारा किसान मित्र योजना की शुरुआत की गई? तो ये शुरू की गई है हरियाणा के द्वारा। पासक्स अभ्यास जो कि एक नौसैनिक अभ्यास है, ये किन देशों के बीच होता है? तो ये हुआ है अभी भारत और अमेरिका के बीच में, अंडमान और निकोबार द्वीप के पास में। आपके लिए यहाँ पर एक प्रश्न है कि ये जो सैन्य अभ्यास हुआ है इसमें अमेरिका की जो सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट कैरियर है वह आई थी, तो उस एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम क्या है वह आपको नीचे कमेंट में बताना है। किस राज्य द्वारा नवीन रोजगार छतरी योजना की शुरुआत की गई? तो ये शुरू की गई उत्तर प्रदेश के द्वारा। द एंड गेम उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं एस हुसैन जैदी। किस आईआईटी द्वारा मेडिकैब नामक पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया गया? तो ये बनाया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, भारत में दुर्लभ पीला कछुआ किस राज्य में देखा गया? भारतीय मूल की किस नर्स को सिंगापुर द्वारा राष्ट्रपति अवार्ड दिया गया, यानी कि प्रेसिडेंट अवार्ड दिया गया है? चंद्रिका प्रसाद संतोषी किस देश के नए राष्ट्रपति बन गए हैं? फोबा फॉरेस्ट रिजर्व, जिसे एक वन्यजीव अभ्यारण्य में बदला जाएगा, यह किस राज्य में स्थित है? और कोरोश्योर ये दुनिया की सबसे सस्ती कोविड-19 के लिए टेस्टिंग किट है, इसका निर्माण किस आईआईटी संस्थान द्वारा किया गया है? तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देने हैं। आज रात की जो वीडियो होगी उसमें हम लोग भारत और पाकिस्तान के बीच जो 1965 का युद्ध हुआ था उसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो वह वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।